हाँ, तो हम लोग देख रहे थे उस दिन बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट का। ठीक है, कोई साइकिल हम लोग देखें कि जब टर्निंग पे वो मुड़ के वजह आता है, ये चीज हम लोग पढ़ रहे थे, लेकिन उस दिन हम लोग ये चीज को कंप्लीट नहीं कर पाए थे। तो इससे इस चीज को पढ़ने से पहले एक चीज का कॉन्सेप्ट चाहिए मुझे कि कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन में मूव करेगा तो दो चीज कंपलसरी चाहिए। एक क्या चाहिए? एक कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो उसके लिए आवश्यक कंडीशन, सपोज कीजिए एक सर्कुलर पाथ है, एक कोई ऑब्जेक्ट है जो यहाँ पे है, वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, ये इसका सेंटर वो है। तो इस ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ पे मूव करने के लिए नंबर फर्स्ट कंडीशन क्या होगा? जो हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर। दूसरा क्या होगा? वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होना चाहिए? वो भी टुवर्ड्स द सेंटर होना चाहिए। हम लोगों ने देखा था जब हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स को पढ़ रहे थे, तब हमने देखा था कि चेंज ऑफ वेलोसिटी जो है वो सेंटर की ओर होना चाहिए, टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, तो ये दो चीज हमको याद रखना होगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए ही चाहिए। कोई ऑब्जेक्ट तभी सर्कुलर पाथ में मूव कर सकता है, ठीक है, जब सेंट्रीपिटल फोर्स काम करता हो। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स है तो इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा, जिसको हम लोग कहेंगे एफ जी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यह जो फोर्स है एक रिएक्शन फोर्स है, रिएक्शन है, ये रिएक्शन है। और रिएक्शन तभी होता है जब एक्शन होता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स अगर टुवर्ड्स द सेंटर काम कर रहा है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी काम करेगा। दूसरा, चेंज अपॉन जो चेंज ऑफ वेलोसिटी होगा वो टुवर्ड द सेंटर होगा। चेंज ऑफ वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा वह सेंटर की ओर होगा। ठीक है, ये दो चीज बिल्कुल मतलब याद रखना है कि कोई भी सर्कुलर पाथ में तभी मूव कर सकता है जब ये कोई मतलब सेंटर की ओर एक फोर्स काम करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए तभी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर सकता है। अब आते हैं हम बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट पे। ठीक है, यहाँ से हम समझेंगे कि यहाँ पे मेरा जो एक मैं रोड बनाने की कोशिश करता हूँ, एक रोड है इस टाइप का, यहाँ से गया, ठीक है, इस टाइप से यहाँ नीचे यहाँ से गया, अब इसको यहाँ पे टर्न होना है इस टाइप का। ठीक है, यहाँ पे ऐसा ये रोड टर्न हुआ, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं? अगर मैं इस जगह की बात करूं, यहाँ पे यह एक सर्कुलर सरफेस जैसा आपको दिखाई देगा, कहीं ना कहीं एक यह सर्कुलर सरफेस है, सर्कुलर टाइप का है, जो यहाँ पे जाके बेंड हुआ है। अब ये अगर सर्कुलर सरफेस है, इसका मतलब यहाँ पे इसको मूव करने के लिए एक सेंटर की ओर फोर्स चाहिए, फोर्स अप्लाई चाहिए, जिसको हम लोग जानते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। यानी कह सकते हैं विदाउट सेंट्रीपिटल फोर्स कोई भी ऑब्जेक्ट कोई भी टर्न नहीं ले सकता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट टर्न ले रहा है दैट मीन्स वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स काम कर रहा है। तो अब यहाँ से कुछ साइकिल जा रहा है इस डायरेक्शन में, कुछ साइकिल यहाँ से जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है, या फिर आप लोग भी फील किए होंगे कि जब मोड़ पे आता है, जब बेंडिंग होता है तो साइकिल एक साइड झुक जाता है। अगर साइकिल क्या होता है, एक साइड बेंड हो जाता है। साइकिल के साथ ये कंडीशन होता है, बाइक में भी ये कंडीशन होता है कि वह एक साइड क्या होता है, मुड़ जाता है। तो कभी आपने गौर किया है आखिर ये मुड़ता क्यों है? ये साइकिल जो है वो जब हम लोग टर्निंग लेते हैं तो वो मुड़ जाता है। कभी आप लोगों ने सोचा है कि आखिर सर ये साइकिल क्यों मुड़ता है? स्लो चलते हैं तो साइकिल नहीं मुड़ता है, स्पीड चलते हैं तो साइकिल मुड़ता है। स्पीड जितना ज्यादा होता है साइकिल उतना ही ज्यादा मुड़ जाता है। इसलिए वहां पे लिखा देखे होंगे, रोड में लिखा हुआ रहता है, जहाँ पे कोई टर्निंग रहता है, मोड़ रहता है, वहां पे लिखा हुआ रहता है गो स्लो, कृपया धीरे जाएं। क्यों? क्योंकि वह टर्निंग है। कभी आप लोगों ने फील किया है या फिर कभी इसके बारे में कभी सोचा है किसी ने कि आखिर ये साइकिल मुड़ता क्यों, बेंड क्यों हो जाता है? बोलिए कोई। देखे होंगे। अच्छा, ये जो एक नेचुरल जो घटना है, ये जब कहीं पे मोड़ते हैं साइकिल को तो वो झुक जाता है। तो ये चीज तो जरूर देखे होंगे आप लोग।
इस टाइप का एक पाथ है, एक रोड है इस टाइप का है, या इधर से गया है फिर ऐसे मुड़ा हुआ है, ठीक है, इस टाइप से वह मुड़ा हुआ है। तो अब यहाँ पे अगर थोड़ा सा गौर किया जाए, ये जो सरफेस आया ये वाला देखिए, ये एक सर्कुलर पाथ जैसा है, यहाँ तक हम देखेंगे तो लगेगा कि एक सर्कुलर पाथ जैसा है, ठीक है। अब यहाँ पे इस, अगर मैं कहूँ इस जगह से यहाँ तक जाने के लिए, यानी इस जगह पे ट्रेवलिंग करने के लिए, यहाँ से इस पोर्शन में जाने के लिए तो एक सेंट्रीपेटल फोर्स लगेगा ही लगेगा इस डायरेक्शन की ओर, एफ सी, सेंट्रीपेटल फोर्स, क्योंकि यह एक सर्कुलर पाथ हो जाएगा, और सर्कुलर पाथ में हम लोग जानते हैं कि कंडीशन है कि सेंट्रीपेटल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर चाहिए ही चाहिए, बिना सेंट्रीपेटल फोर्स के कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव नहीं कर सकता है, इसलिए कोई भी सर्कुलर पाथ पे मूव करने के लिए सेंट्रीपेटल फोर्स चाहिए। अब यहाँ पे क्या होता है, जब कोई साइकिल यहाँ पे घूम रहा है, ठीक है, साइकिल ये इस मोड़ पे जब चल रहा है तो वो क्या होता है, इस इधर टुवर्ड्स द सेंटर की ओर वो मुड़ जाता है। किस लिए मुड़ जाता है, वो एफ सी यानी सेंट्रीपेटल फोर्स के कारण मुड़ जाता है। तो इसी को हम लोग अभी देखेंगे इस स्लाइड में। आप देखिए ये रोड है, ये एक सर्कुलर रोड है, यहाँ से एक साइकिल, जो साइकिलिस्ट है वो साइकिल से आ रहा है, जैसे ही टर्निंग पे आया साइकिल ऐसे इस डायरेक्शन में वह मुड़ गया, तो यह एक सर्कुलर पाथ होगा, उसका एक सेंटर होगा, एक रेडियस होगा। तो इस फिगर से हम सारे चीजों को जो होता है उन सब चीजों को देख सकते हैं, ठीक है। अब हम साइकिल को एक सिस्टम मानेंगे, साइकिल इज ए सिस्टम। अगर कोई सिस्टम होगा तो उसका एक सेंटर होगा, हम लोग जिसको बोल सकते हैं सेंटर ऑफ मास। सपोज कीजिए कि एक इतना बड़ा कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज कीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका एक सेंटर होगा, यानी एक वैसा पॉइंट होगा जहाँ पे इसका सारा भार केंद्रित होगा, तो वह बीचों बीच होगा इसका, ठीक है, बीचों बीच होगा, ठीक है, बीचों बीच होगा। तो इसलिए हम इस साइकिल को क्या मानेंगे, एक सिस्टम मानेंगे, और इसका एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, जहाँ से पूरा भार इसका केंद्रित होगा एक ही पॉइंट पे, तो वो पॉइंट है हमारा सी। आप फिगर में देख सकते हैं यहाँ पे वो पॉइंट सी दिखाया गया है, अभी नीचे वाले फिगर में देखिए यहाँ पे ये पॉइंट सी दिखाया गया है, और इधर वो सर्कुलर पाथ है मेरा, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा आर, ये ओ, ठीक है। और ये जो डायरेक्शन है हम लोग जानते हैं, जेड डायरेक्शन हो या कोई भी डायरेक्शन आप ले सकते हैं। चलिए अब ये फिगर में होता क्या है उस चीज के बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। चलिए अब यहाँ पे अगर ये सेंटर ऑफ मास एक सिस्टम है और इसका एक पॉइंट है सेंटर ऑफ मास, दैट मीन्स इसका वेट होगा, जो, और हम लोग जानते हैं वेट इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, दैट मीन्स मास ऑफ द सिस्टम एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये किस डायरेक्शन में होगा, नीचे हमेशा टू, मतलब नीचे की ओर ही होता है हमेशा, ये डाउनवर्ड्स होता है, ठीक है। अब ये mg हो गया, देखिए ये यहाँ पे इस फिगर में देख सकते हैं mg हो गया डाउनवर्ड्स में, नीचे की ओर हो गया। अब यहाँ पे एम वी स्क्वायर बाई आर हो गया, ये क्या है हमारा एम वी स्क्वायर बाई आर, इसी को हम लोग कह सकते हैं एफ सी और एफ जी, दैट मीन सेंट्रीपेटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, सेंट्रीपेटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और एक चीज समझने वाली बात है कि अगर ये साइकिल अगर इतना बेंड किया हुआ है तो ना इससे ज्यादा बेंड होता है, ऐसा नहीं कि इस साइकिल को इतना बेंड हुआ तो वो पूरा गिर जाता है, नहीं बेंड होता है। क्यों बेंड नहीं होता है, क्योंकि ये जो इधर जो सेंट्रीपेटल फोर्स जो हमारा एफ सी काम कर रहा है, उतना ही इसी डायरेक्शन में वो हमारा एफ जी काम कर रहा है, यानी दोनों एक दूसरे को इक्वल कर देता है। तब हम कह सकते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है इस डायरेक्शन और इस डायरेक्शन में यह स्टेबल है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, यानी ना ही ये ऑब्जेक्ट इधर जा सकता है और ना ही ये ऑब्जेक्ट इधर जा सकता है। दूसरा बात, ये वेट फोर्स हमें नीचे की ओर है, वेट फोर्स नीचे की ओर है, तो ये ऑब्जेक्ट देखते हैं हम लोग ना ही नीचे की ओर जाता है और ना ही ऊपर उठता है। कारण क्या है, अगर ये mg वेट फोर्स नीचे की ओर है तो ये वेट फोर्स के कारण एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगा जो इसके अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, जिसको हम लोग नाम देते हैं एन, एन दैट मीन्स नॉर्मल रिएक्शन। हाँ, वो हमेशा क्या करता है, वेट फोर्स को बैलेंस करता है, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन यानी ये एम किसको बैलेंस किया, mg को,
और ये mv² किसको बैलेंस किया, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करता है यहाँ पे। यानी क्या कह सकते हैं, जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, यानी उसके ऊपर कोई ऐसा मतलब वन साइड मैक्सिमम फोर्स काम नहीं कर रहा है, जो और मतलब ऑल साइड से इक्वल फोर्स काम कर रहा है। चलिए अब जो लिखे हैं एक्सप्लेनेशन उसको देखते हैं थोड़ा। लेट अस कंसीडर ये साइकिलिस्ट राइडिंग इन ए सर्कुलर लेवल रोड और रेडियस आर विथ स्पीड भी। दैट मीन इसका मतलब वो एक ऐसे रेडियस पे घूम रहा है जिसका रेडियस आर हो और साइकिलिस्ट का जो स्पीड है वो भी हो। द साइकिल एंड द साइकिलिस्ट आर कंसिडर्ड एज ए सिस्टम विथ मास। ये दोनों को मिला के एक सिस्टम माना गया है और जिसका मास m है। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द सिस्टम इज c। सेंटर ऑफ ग्रेविटी दैट मीन्स पूरे सिस्टम का मास एक ही पॉइंट पे केंद्रित सेंटर्ड होना, उसी को हम कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इसको हम लोग जब फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहे थे तो वहां से हम लोग सेंटर ऑफ buoyancy, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वो सब सारी चीजों को देखे थे। तो सेम चीज है यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द सिस्टम सी एंड गोज इन ए सर्कल ऑफ रेडियस आर विथ सेंटर ओ। दैट मीन्स ये जो है यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी को यहाँ पे सी पॉइंट पे दिखाया गया है। तो ये हो गया सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये हो गया रेडियस और ये हो गया ओ इन एक्स एक्सिस। तो हम लोग जानते हैं ये एक्स एक्सिस होता है। एंड द वर्टिकल लाइन थ्रू ओ जेड, ये जो है ओ एंड जेड, ये ओ और ये जेड जो हो गया, सॉरी ये जेड, ये बीच वाला ओ थ्रू जेड एक्सिस, हम इसको जेड एक्सिस नाम, हाँ जेड एक्सिस क्योंकि ऊपर की ओर होता है ये अपर डायरेक्शन में, इसलिए ये जेड एक्सिस होगा एज सोन फिगर में दिखाया गया है। अगला है एज सोन फिगर द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस नॉर्मल रिएक्शन एंड द फ्रैक्शन फोर्स F is equal to the reactional force ऑफ द ग्राउंड R। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, रिएक्शनल फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन के, मैंने अभी इससे पहले बताया। अब बात करते हैं इंक्लाइंड के ऊपर जो कि वो साइकिल कितना झुका। तो सपोज कीजिए कि ये पाथ था, इस साइकिल को ऐसे सीधा आना चाहिए था, इस डायरेक्शन में वो सीधा आना चाहिए था। सीधा ना आके वो क्या करता है, ऐसे आना चाहिए था लेकिन वो सर्कुलर पाथ के पास आके इतना इंक्लाइंड हो गया, इतना वो नीचे की ओर झुक गया। तो हम क्या कहेंगे, वो थीटा एंगल से मतलब क्या बोलते हैं उसको, वो इंक्लाइंड हो गया, थीटा एंगल से वो झुक गया। आना चाहिए था, इसको सीधा रहना चाहिए था, पूरा परपेंडिकुलर टू द सरफेस रहना चाहिए, लेकिन वो थीटा डिग्री एंगल से वो इंक्लाइंड हो जाता है। ठीक है, तो ये जो थीटा है इसी को हम लोग कहेंगे इंक्लाइंड एंगल, इंक्लाइंड एंगल। ठीक है, अब देखिए, अब आगे पढ़िए। इफ द लीनिंग एंगल इज थीटा, दैट मीन्स लीनिंग एंगल झुकने वाला एंगल अगर थीटा हो, द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द रिएक्शन। अब अगर ये थीटा के साथ हुआ तो यहाँ पे अब दो चीज आएगा। अगर ये थीटा है, इस जगह पे अगर मैं बात करूं तो हम लोग जानते हैं कि अगर ये थीटा है तो इसका दो कंपोनेंट होगा। अगर ये हम लोग जानते हैं कि ये अगर थीटा एंगल के साथ ये मुड़ा हुआ है तो इसका दो कंपोनेंट होगा। थीटा के साथ जो होता है वो हम लोग ऑलवेज जानते हैं ये आर कॉस थीटा होता है, और जो इसके बगल वाला होता है ये होता है आर साइन थीटा। ठीक है, ये आर साइन थीटा हुआ। अगर आपको फिगर में डाउट हो, समझ में नहीं आ रहा हो तो आप मुझसे बोलिएगा, मैं फिगर को अगले मतलब खाली जगह पे या एक ब्लैंक स्लाइड लेके मैं वहां से आपको क्लियर कर दूंगा। अब आर कॉस थीटा विल बैलेंस द वेट ऑफ द साइकिलिस्ट। अब हमने देखा था mg जो है वो नीचे की ओर काम कर रहा है, mg डाउनवर्ड की ओर काम कर रहा है। दैट मीन्स आर कॉस थीटा को बैलेंस कौन कर रहा है, mg कर रहा है, वेट फोर्स। ठीक है, क्लियर है ये आर कॉस थीटा, ये अपवर्ड डायरेक्शन की ओर लगने वाला फोर्स को बैलेंस कौन कर रहा है, आर कॉस थीटा मतलब mg, मतलब वो वेट फोर्स उसको बैलेंस कर रहा है। अगला है while the horizontal component r sin theta will provide the necessary centripetal force। r sin theta क्या करेगा, इसको टर्न होने के लिए नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स, यानी हम कह सकते हैं एफ सी। सेंट्रीपेटल फोर्स यहाँ पे कौन बन गया है,
इक्वल टू आर साइन थीटा। तो हम लोग जानते हैं सेंटीपिटल फोर्स का फॉर्मूला एम वी स्क्वायर बाय स्मॉल आर इक्वल टू आर साइन थीटा। पहला एक इक्वेशन ये आ गया, पहला ये दो इक्वेशन हो गया। पहला इक्वेशन क्या आया था मेरा, आर कॉस थीटा किसके इक्वल इक्वल था, एम जी के इक्वल था। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 आ गया। ठीक है, अब क्या होगा, इफ द फोर्स आर एज्यूम टू एक्ट एट ए पॉइंट सी, अगर माना जाए कि ये सारा फोर्स एक ही पॉइंट पे काम कर रहा है और वह पॉइंट है सी, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द साइकिल एंड साइकिलिस्ट इक्विलिब्रियम वी हैव। तो अगर ऐसे कंडीशन मान लिया जाता है कि वेट फोर्स को आर cos थीटा बैलेंस कर रहा है, सेंटीपिटल फोर्स को आर साइन थीटा बैलेंस कर रहा है, दैट मीन्स इक्विलिब्रियम में है सिस्टम पूरा। देन क्या मिलता है हम लोगों को इन वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट में दैट मीन्स ठीक है। तो अब है वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट दैट मीन्स वेट को कौन बैलेंस कर रहा है मेरा, आर कॉस थीटा इक्वल टू एम जी। तो ये हो गया आर कॉस थीटा एम जी, दैट मीन्स उसके साइक्लिस्ट का जो वेट था ये नीचे की ओर एम जी, उसको कौन बैलेंस कर रहा है, अपवर्ड की ओर है आर कॉस थीटा, ऊपर की ओर। दूसरा है हॉरिजॉन्टल फोर्स, दैट मीन्स हमने देखा कि ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में ये ऐसे मूव कर रहा है, तो ये सेंटीपिटल फोर्स एफ सी कौन दे रहा है, आर साइन थीटा। तो ये जो फोर्स सेंटीपिटल फोर्स होता है वो हम लोग जानते हैं एम वी स्क्वायर बाई आर इक्वल टू आर साइन थीटा होता है। तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आर साइन थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। अब क्या करना है, एक इक्वेशन नंबर 1 हो गया और एक इक्वेशन नंबर 2 हो गया। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हम लोग डिवाइड किए, यानी आर हम लिख सकते हैं आर कॉस थीटा बाय आर साइन थीटा इक्वल टू एम जी बाय एम वी स्क्वायर बाय आर। अब देखिए यहाँ पे आर आर कैंसिल, एम एम कैंसिल, तो यहाँ पे क्या कॉस बाय साइन, ये होता है हमारा टेन थीटा, हाँ और थीटा हो जाएगा ना। तो हमको 2 से 1 को भाग देना होगा, 2 को 1 को 2 से 1 को भाग देना होगा, सॉरी सर हाँ बोलिए। cos थीटा बाय sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा ना। कॉट थीटा होता है, हाँ तो हमको 2 से 1 को भाग देना होगा, दैट मीन्स हो जाएगा ये आर साइन थीटा बाय आर कॉस थीटा इक्वल टू, ये हो जाएगा एम वी स्क्वायर बाय आर होल डिवाइडेड बाय एम जी, एम जी। तो यहाँ पे ये आर आर कैंसिल, ये एम और ये होल डिवाइडेड बाय एम है तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा टेन थीटा इक्वल टू, इसको अगर हम बैलेंस करेंगे तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर बाय, ये आर नीचे है ये जी भी नीचे जाएगा तो आर जी। तो यही टेन थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी, एक रिलेशन आया। अब ये रिलेशन क्या कहता है उस चीज को हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यानी ये टेन थीटा मेरा क्या आया, टेन थीटा अगर मेरा टेन थीटा इतना है तो हम उसको थीटा इक्वल टू निकाल सकते हैं, और एक रिलेशन थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स वी स्क्वायर बाय आर जी, एक ये रिलेशन आया। ठीक है, चलिए इसको हम घेरते नहीं, हमें लिखना है। चलिए अब देखते हैं ये क्या कहता है ये रिलेशन। The above relation, we see that the greater the velocity of cyclist, sharper the curve of the more must he lean। देखिए अब इस रिलेशन को समझने की कोशिश कीजिए। अब ये टेन, अब यहाँ पे अगर आप देखते हैं टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू, ये किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, थीटा क्या है, इंक्लाइंड, कितना डिग्री एंगल से इंक्लाइंड हुआ है वही है थीटा। ठीक है, अब एक चीज बताइए, थीटा यानी इंक्लाइंड बड़ा होने के लिए क्या होना होगा, ये जो वेलोसिटी को ज्यादा होना होगा, वेलोसिटी ज्यादा होगा तो इंक्लाइंड ज्यादा होगा। या फिर इससे पहले जो हमारा जो रिलेशन आया था टेन थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी, इस इक्वेशन से, कोई भी दोनों इक्वेशन से आप समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए इसी इसी को हम यूज करते हैं पहले, उसके बाद उस पर आप चल जाइएगा।
ये टेन टेन थीटा यानी इसके एंगल, अगर ये जो एंगल है, जैसे कि एक साइकिलिस्ट था वो ऐसे आना चाहिए था, वो ऐसे जो बेंड हुआ, ये है मेरा थीटा, ये थीटा है। तो थीटा को ज्यादा होने के लिए क्या होना होगा? थीटा ज्यादा होने के लिए क्या होना होगा? वेलोसिटी ज्यादा होना होगा, वेलोसिटी को ज्यादा होना होगा और रेडियस को कम होना होगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट रहेगा। ये जो जी है हमारा वो कांस्टेंट है, इसलिए इस पे कोई चर्चा कोई डिस्कस नहीं होगा। ठीक है, ये कांस्टेंट है। अब बचा दो चीज, वी स्क्वायर बाई आर। अब यहाँ पे देखिए, अगर आर बड़ा हो जाए, आर बड़ा हो जाए दैट मीन्स अगर कोई इस टाइप का इधर से रोड आया और इधर से रोड आया और ऐसे घूमना पड़ा, दैट मीन्स यहाँ पे क्या है, और एक रोड है यहाँ से आया, इसको ऐसे घूमना पड़ा। तो यहाँ पे इस दोनों फिगर में, अगर इस फिगर और ऊपर वाले फिगर की बात करें हम, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर मैं इसका सेंटर यहाँ पे है, तो इसका सेंटर अगर आर होगा, वो अगर वो 10 होगा, इसका सेंटर बड़ा वाला का सेंटर इतना दूर में होगा, इसका सेंटर 20 हो जाएगा। अब बताइए इस टाइप के पाथ में साइकिल बेंड कम होगा क्योंकि इसका आर ज्यादा है। तो दैट मीन्स क्या होना होना होगा कि मुझे सर्कुलर पाथ पे घूमने के लिए, ठीक है, रेडियस यानी उसके आर को बढ़ा लेना होगा या वेलोसिटी को कम करना होगा, तभी हमारा क्या होगा, वो एंगल कम रहेगा। कौन सा? इंक्लाइंड एंगल। अगर हम अगर जा रहे हैं, अगर आप बाइक चला रहे हैं 80 के स्पीड में, और अगर इस टाइप का टर्न आ गया, तो आप 80 के स्पीड में अगर आप बाइक को यहाँ से काफी होगी, या फिर आपका एडिक्ट होने का खतरा बहुत ज्यादा होता है। इसे सर लिखा आवाज हुआ रहता है। आ रहा है? आज आवाज तो नहीं आ रही? ठीक। तो यहाँ पे लिखा हुआ रहता है क्या कि स्पीड, सर आवाज बहुत कट रहा है। सर आवाज कट रहा, नहीं आ रहा। अब आ रही है? और फिर आवाज यस सर। ओके। तो वहां इस टाइप का जो टर्निंग होगा, वहां पे स्पीड लिमिट लिखा हुआ रहता है 20 मीटर पर 30। ठीक है, तो इस टाइप लिखा हुआ रहता है कि आप स्पीड में अगर इसके टर्न करेंगे तो दुर्घटना हो स्पीड कैसे निकाला वो लोग कैलकुलेट करता है। ठीक है, एक रेडियस इतना है और तक होता है, वो खतरा नहीं होता है, आराम से स्लाइड कर सकता है। इतना उस वैल्यू जैसे ना हो, क्या करना पड़ता है, वेलोसिटी को कम करना होगा, या फिर ऑप्शन आपकी जो टर्न है वो बड़ा टर्न लेना होगा। छोटा टर्न करने के लिए आपका स्पीड कम होना चाहिए, कट रहा है सर। और अगर पा रहा हूँ कि आवाज तो नहीं कट रही, मैंने सिस्टम में भी एक लगा के रखा है बगल में, वहां से आवाज आ रही है, वे भी कट रही है। सर बीच बीच में कट बीच जाता। बीच में कट रहा है सर। बीच बीच में कट जा रहा है। तो हमारा बेंडिंग ऑफ साइकिल, साइकिल बेंड हो जाता है, वो कैसे बेंड हो जाएगा, या फिर उस बेंडिंग को कम करने के लिए क्या क्या होगा, और थीटा है वो किन किन चीजों के ऊपर, जो इंक्लाइनेशन ऑफ एंगल जो है वो किन किन चीजों
पेपर दिखता है। तो हमने देखा कि वो पेपर, तो चलिए ये चीज़ समझ में आई है, बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट, ये चीज़, ये टॉपिक क्लियर हुआ आप लोगों को कि अभी किसमें कहीं डाउट है? क्योंकि इससे रिलेटेड और एक टॉपिक हम करेंगे, बैंकिंग ऑफ रोड, उसमें भी सेम कॉन्सेप्ट मेरा काम आएगा। तो उस टॉपिक को करने से पहले मुझे ये चीज़ अच्छी तरह से समझ लेना होगा, तभी हम उस चीज़ को कर पाएंगे। चलिए ये वाला बैंक ऑफ रोड करते हैं, फिर दो नॉमेरिकल प्रॉब्लम है उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। वो हमने देखा कि एक रोड पे साइकिल जा रहा है या फिर बाइक में ट्रेवल कर रहे हैं, जब हम लोग बेंड करते हैं तो वहाँ पे रोटेट करना पड़ता है। ये तो था कि जब हम लोग टू व्हीलर के केस में, कि बाइक था या साइकिल था, वो सेंटर की ओर मुड़ जा रहा था, लेकिन फोर व्हीलर तो ऐसा नहीं होता है। फोर व्हीलर को तो आपने कभी मुड़ते हुए नहीं देखा है या फिर सेंटर की ओर झुकते हुए नहीं देखा होगा, बट उसको भी तो मुड़ने के लिए एक सेंट्रीपेटल फोर्स चाहिए। बिना सेंट्रीपेटल फोर्स के हम लोग देखें कि सर्कुलर पार्ट में कोई ऑब्जेक्ट मूव कर ही नहीं सकता है। तो अब वो फोर व्हीलर को सेंट्रीपेटल फोर्स कहाँ से मिलेगा? ठीक है, तो इसके लिए क्या हुआ, क्या करना पड़ा कि जब हम रोड को बनाए, जो रोड को आप लोग आपने देखा होगा, रोड का वन साइड क्या होता है, ऊपर उठा हुआ होता है। ठीक है, कैसे कि सपोज कीजिए एक कोई रोड है, ठीक है, रोड का लेवल इस टाइप का रोड है, ठीक है, आपने देखा होगा इस टाइप का है ये रोड। ऐसे यहाँ पे जब मूव करता है, मैं 3D फिगर का ड्राइंग नहीं कर पाऊंगा, इस यहाँ पे जब मूव करता है, ठीक है, इस टाइप का जब रोड है, तो जब ये मूव करता होगा आपने क्या फील किया होगा, रोड का जो ये वाला भाग है, ये वाला, यहाँ वाला, ये साइड को आपने क्या देखा होगा, ऊपर उठा हुआ देखा होगा, इस पार्ट को ऊपर उठा हुआ, यहाँ पे ये ऊपर उठा हुआ रहता है। ठीक है, अब जब ये ऊपर उठा हुआ रहता है यहाँ पे इस साइड में, इस जगह पे, तो क्या होता है, ऊपर उठा हुआ भाग से अब यहाँ पे इस जगह पे आप देखेंगे कि ऊपर उठा हुआ भाग से अगर यहाँ इस टाइप से गाड़ी चले तो वो जो ऑब्जेक्ट है, वह सिस्टम है, वह सेंटर की ओर झुका हुआ नजर आता है। फोर व्हीलर को झुकना नहीं पड़ा, लेकिन ड्यू टू रोड जो इंक्लाइंड है या फिर बैंकिंग किया हुआ है रोड को, उसको कहते हैं बैंकिंग एंगल या बैंकिंग ऑफ रोड। बैंकिंग किया हुआ रहने के कारण वह एक एंगल से ऑलरेडी मुड़ा हुआ रहता है जब वहां से वह गुजरता है, तो और वो जो मुड़ा हुआ रहता है वहां से उसको नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स मिल जाता है व्हीसल को। ठीक है, और वह वहां से इजीली से टर्निंग कर लेता है मतलब मोड़ पे। ठीक है, तो ये बैंकिंग ऑफ रोड क्या है? बैंकिंग ऑफ रोड is defined as the phenomenon in which the edges are raised for the curved road in the inner edge provide the necessary centripetal force to the vessel so that they take safe turn। ठीक है, क्या है ये बैंकिंग ऑफ रोड? व्हीसल को एक सेफ टर्न देने के लिए रोड के एक साइड को ऊपर उठा दिया जाता है, राइज कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो तैयार हुआ फिनोमिनन, मोड़ने के लिए रोड के एक साइड को ऊपर उठा देना, इसी को कहा जाता है बैंकिंग ऑफ रोड। ठीक है, और यह क्यों किया जाता है? ताकि टर्न जो हो वह सेफ हो। अब यहाँ पे द एंगल एट विच द व्हीसल इज इंक्लाइन इज कॉल्ड द बैंक एंगल। अब यहाँ पे देखिए ये रोड को ऐसे रहना चाहिए था फ्लैट, लेकिन ये सीधा ना रह के इस टाइप का उठा हुआ यहाँ पे रहता है, ये वाला। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि ये ऑलरेडी एक एंगल से मुड़ जाता है, ऐसे ऑब्जेक्ट को रहना चाहिए था इस टाइप से, अब ऑब्जेक्ट इस टाइप से हो गया, दैट मीन्स एक एंगल से, एक्चुअली इस फिगर को रोड को रहना चाहिए था इस टाइप से ना होके क्या होता है, जैसे कि सपोज किया जाए कि अगर एक रोड का वन सिरा है, ये दूसरा सिरा है, तो ये इस टाइप से इसको उठा दिया जाता है, थीटा एंगल से इसको बेंड कर दिया जाता है। अब फिर ये इस टाइप से बन जाता है रोड, यहाँ से इस टाइप से, यानी ये जो उठा हुआ एंगल है हमारा, ये
इसके कारण क्या होगा, अगर ये प्लेन रोड पे होता तो बाइक मेरा जो कार था वो इस टाइप से होता, इस टाइप से होता। ये अब भी इस अकॉर्डिंग टू द रोड वो ऐसा ही होगा। ये उठा हुआ है, दैट मीन्स ये भी थोड़ा सा मुड़ जाएगा। वो हम अगर बात करें नॉर्मल रिएक्शन की या फिर वेट की, रहना चाहिए था उसको इस टाइप से, लेकिन ये कंडीशन आ गया ये वाला, इस टाइप से रहेगा। वो सीधा देना है इसको। ठीक है, अब रहना चाहिए सीधा रहना चाहिए इस टाइप से, ऐसे रहना चाहिए था। लेकिन अब ये ड्यू टू ये जो थीटा डिग्री एंगल से है, इसके कारण यह भी थीटा डिग्री ओरिजिनल से मूव कर जाएगा। अब देखिए ये जो केस आ गया, हम लोग बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट में पढ़ चुके हैं। जब कोई ऑब्जेक्ट इस टाइप से मुड़ जाता है तो उसका जो कंपोनेंट होगा ये हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा आर कॉस थीटा, और ये वाला जो इस डायरेक्शन में होगा इससे रिलेटेड ये वाला इस डायरेक्शन में हो जाएगा, ये हो जाएगा आर साइन थीटा। अब यहाँ पे क्या देगा, आर साइन थीटा नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स देगा एंड आर कॉस थीटा इसके वेट को इक्वल करेगा। यहाँ भी एक हम देखेंगे इस बाइक का जब कोई टर्न करता है तो उसका दो कंपोनेंट होगा, एक आर साइन थीटा और एक दूसरा होगा आर कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ भी इसका दो कंपोनेंट होगा, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आर साइन थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर और वर्टिकल कंपोनेंट आर कॉस थीटा इक्वल टू एम जी। अब सेम रिजल्ट आएगा, हेंस टेन थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर आर जी। ठीक है, वी स्क्वायर आर जी टेन थीटा इक्वल टू, दोनों में सेम केसेस आएगा, दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। लेकिन वहां पे था एक साइकिल बेंड होता था, अब यहाँ पे रोड को बेंड किया गया है। रोड जब बेंड होगा तो हमारा जो साइकिल है या फिर फोर व्हीलर है वह ऑटोमेटिकली बेंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये था रोड बैंकिंग और बैंकिंग ऑफ साइकिलिस्ट। अब इससे रिलेटेड दो क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। पहला क्वेश्चन है, ये कार इज रेसिंग ऑन ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ 180 मीटर रेडियस। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि रेसिंग कार है जो कि सर्कुलर ट्रैक पे वो चल रहा है। तो सर्कुलर ट्रैक पे चल रहा है, दैट मीन्स वहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है आर, यानी स्मॉल आर इक्वल टू वो 180 मीटर एंड बैंकिंग एंगल यानी थीटा इक्वल टू दिया हुआ है मेरा 30 डिग्री। टू अवॉइड द चांस ऑफ सीकिंग व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ द कार। सीकिंग मतलब फिसल जाना, मतलब को कार सीकिंग करने या दुर्घटनाग्रस्त होने से बचने के लिए कार का मिनिमम जो होगा वह वेलोसिटी या फिर स्पीड क्या होगा वो मुझे फाइंड करना है। दैट मीन्स मुझे भी फाइंड करना है, आर दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, भी फाइंड करना है। तो हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो हम लोग रिजल्ट जानते हैं, टेन थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। तो यहाँ से अगर हम इसको बैलेंस अगर करें, वी स्क्वायर इक्वल टू आर जी होगा, ये हो जाएगा आर जी टेन थीटा, या फिर भी इक्वल टू रूट अंडर कर सकते हैं आर जी टेन थीटा। तो इस इक्वेशन का यूज करते हुए हम इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, भी इक्वल टू हो जाएगा आर जी, ये हो जाएगा हमारा टेन थीटा। टेन थर्टी का वैल्यू कौन बताएंगे, बाई रूट थ्री। जी का वैल्यू हम 10 कंसीडर करते हैं ताकि हमको बनाने में ज्यादा सुविधा हो। 1 बाय रूट थ्री। अच्छा, रूट थ्री का वैल्यू कितना होता है? ठीक है, एक्चुअली ये अगर हम देखें तो ये 1.73 है, तो इसको करेंगे तो इसके बाद जो डिजिट आएगा हम इसको 18 कंसीडर कर लेते हैं, इक्विवेलेंट में आंसर आएगा रूट अंडर के अंदर। तो हम यहाँ पे मुझे 18 मीटर पर सेकेंड आंसर मिल जाएगा। कैलकुलेशन के लिए इजी हुआ इसलिए वहाँ पे पढ़ा के ले लिए, लेकिन आप लोग ऐसा मत कीजिएगा, जो एक्यूरेट आएगा वही लीजिएगा। तो ये बनाया जा सकता है, क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं अपने से। समझ में आया क्या क्वेश्चन? हेलो, नहीं सर। नहीं समझे तो अब आराम से बोलिए, नहीं समझे। हाँ सर, समझ में आ गया। समझ में आ गया, चलिए जो इसको नहीं समझ में आया मैं उनके लिए फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ वो चीज देखिए। दिया हुआ है हमारा रेडियस, एक जो सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा है
तो उसका रेडियस दिया हुआ है, यानी r इक्वल टू 180 मीटर, और एंगल दिया हुआ है, कौन सा एंगल दिया हुआ, बैंकिंग एंगल। हम लोग जानते हैं बैंकिंग एंगल, अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे था, ऐसे मूव कर गई थीटा, ये थीटा दिया हुआ है हमारा 30 डिग्री। अब हम लोग याद कीजिए, रिलेशन हम लोग जानते हैं, टेन थीटा इक्वल टू v स्क्वायर बाय आर जी। हमको निकालना क्या है, स्पीड ऑफ द कार, कि वह स्पीड क्या होगा जिससे कि वह कार टर्निंग जो है सेफली ले पाए। ठीक, तो अब यहाँ पे इस रिलेशन से हम लिख सकते हैं v स्क्वायर इक्वल टू टेन थीटा आर जी। ठीक है, आर जी को इधर लिखना सही नहीं रहेगा, ठीक है, वो एंगल के साथ मल्टीप्लिकेशन जैसा फील होगा, इसलिए हम आर जी को पहले लिखेंगे, आर जी टेन थीटा। अब यहाँ पे v इक्वल टू, यहाँ पे रूट ओवर कर देंगे, रूट ओवर आर जी रूट अंडर ये टेन थीटा। अब मुझे इस जो वैल्यू इक्वेशन आया, इसमें सिर्फ वैल्यू पुट कर देना है। ठीक है, अब मैं वैल्यू पुट करता हूँ, यहाँ पे r का वैल्यू है मेरा 180, इंटू जी का वैल्यू मैं लेता हूँ 9.8, मैं 10 ही ले लेता हूँ, इंटू टेन थीटा का वैल्यू 1.73। ठीक है, धनीराम, अकॉर्डिंग टू धनीराम, एक्चुअली मुझे भी ये 10 30 का वैल्यू पता नहीं है, मैं निकालना भी नहीं चाहूँगा, अभी टाइम नहीं है, बस कैलकुलेशन सीखिए, आप कर लेंगे। तो इसका जब मैं कैलकुलेशन करूँगा, ये 2020 ये पॉइंट को खा जाएगा। ठीक है, 1 पॉइंट ये हो जाएगा 173। ठीक है, सर तो हाँ बोलिए। √3 मतलब tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3 होता है। अच्छा 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 अच्छा, तो ये 1 बाई हो जाएगा, तो यस सर। ओके ओके ओके, ठीक है, तो ये हो जाएगा 180 इंटू 10। अच्छा, इसका इसका वैल्यू को कैसे करूँ मैं, 173 180 ऐसा कर दूँ। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट कीजिए ना, वन ये जो है इसको कैलकुलेट कीजिए, जो आएगा ये रूट अंडर में आएगा, वही होगा मेरा उस वेसिल का जो स्पीड होगा, मिनिमम स्पीड होगा, उसी का होगा ये। तो आप ये कैलकुलेट कर लीजिएगा। हम अगले सवाल पे आते हैं, आप समझ में आया इसी का। यस सर। अगला है, ये आप लोगों को सॉल्व करना है, सेम है। द रोड एट ए सर्कुलर टर्न ऑफ रेडियस 10 मीटर, यहाँ पे रेडियस है 10 मीटर है, इज ब्लैंक बाय 10 डिग्री, वो 10 डिग्री एंगल से ब्लैंक किया हुआ। व्हाट स्पीड शुड ए व्हीसल मूव ऑन द टर्न सो दैट द नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स इज एबल टू प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स। ठीक है, कंडीशन सेम है, आपको फाइंड करना है। सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना होगा, v, फिर सेंट्रीपेटल फोर्स का जो फॉर्मूला होगा वो से हम उसको फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको v फाइंड करना होगा। ठीक है, तो इसका सबसे पहले v लगे फाइंड कीजिए। एक्चुअली बुक में भी इसका वैल्यू दिया हुआ है, बुक में भी बहुत शॉर्टकट बनाया हुआ है, और ये खैर ऑब्जेक्टिव का बुक था, ये दिया हुआ है डायरेक्ट 10 मीटर इंटू 9.8 लिखा हुआ है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसका 10 डिग्री इक्वल टू डायरेक्ट आंसर लिख दिया 4.2 मीटर पर सेकेंड। ओके, मैं देख लेता हूँ इसका वैल्यू क्या होगा, वेट कीजिए। जीरो 10, इसका होगा 0.17633, यही था ना, 0.17633 सर 176। हाँ बोलिए। 0.17 लिए।
हाँ वो 2 ही डिजिट लीजिए, 0.17 ही लीजिए 4.12 आ रहा है। और 4.12 आ रहा है ना। यस सर। तो अगर हाँ 4.12 आ रहा है तो मेरा आ जा रहा है 4.2 बुक के अनुसार। ठीक है, दोनों से कोई दिक्कत नहीं है। 12 और 0.8 का डिफरेंस है, कोई बड़ी डिफरेंस नहीं है, इसको हम लोग मान सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, आप निकाल लिए उसका क्या वेलोसिटी निकाल ली है वो भी मेरा। अच्छा एक चीज गौर कीजिए, ये जो हमने v को फाइंड किया, ठीक है, v को फाइंड किया, अब क्वेश्चन को जरा सा समझने वाली बात है। विथ व्हाट स्पीड शुड बी ए व्हीसल मूव वन, कि स्पीड व्हीसल का स्पीड क्या होगा, तो मुझे स्पीड ही फाइंड करना था। ठीक है, ये जी यही भी मुझे फाइंड करना था, तो हमने निकाल लिया। ठीक है, तो यही छोटा छोटा 2 क्वेश्चन था इस चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, तो अगला जो होगा मेरा एक नया यूनिट हम शुरू करेंगे, वर्क पावर एंड एनर्जी चैप्टर। इस चैप्टर से बस इतना ही। अगर आपको प्रैक्टिस करना चाहते हैं इससे ज़्यादा रिलेटेड और क्वेश्चन, तो आप मुझे पर्सनली बोलिएगा, मैं सेंड कर दूंगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि इससे ज़्यादा आप लोगों का आएगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा आप लोगों का न्यू सिलेबस में इंट्रोड्यूस किया है और कोई हाई लेवल का क्वेश्चनिंग पे नहीं जा सकता है, जहाँ तक मेरा अनुभव कहता है। इसलिए इससे टफ लेवल का मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा नहीं, क्योंकि मेरे अनुसार आना नहीं चाहिए। अगर किसी को करना है तो आप उनसे पर्सनली बात कर सकते हैं, मैं उनको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन और ये पूरा स्लाइड आप लोगों को आज मिल जाएगा, आप लोग इसे प्रैक्टिस कीजिएगा। और अब उम्मीद है कि कल को एक यूथ डे का छुट्टी रह सकता है, मिलेंगे तब हम लोग मंगलवार को। ठीक है, अगर कल क्लास हुआ तो कल वर्क पावर एंड एनर्जी शुरू करेंगे, स्टार्ट करेंगे, और अगर कल नहीं हुआ तो मंगलवार को हम लोग बुधवार को हम लोग वर्क पावर एंड एनर्जी स्टार्ट करेंगे। अच्छा एक बात, क्या सबका रजिस्ट्रेशन हो गया है? सबने रजिस्ट्रेशन कर लिया है? यस सर। हाँ, और एक बार ये है सभी, हाँ सभी सब कोई अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कर लें, क्योंकि रजिस्ट्रेशन क्या बोलेंगे आप, सर नहीं डिप्लोमा हुआ हम करने, लोग का। तो धनराम आप कर लीजिएगा, और हो सके अगर आप आ सकते हैं तो एक बार कॉलेज भी आ जाइएगा। ठीक है, आप कॉलेज कैंपस को भी मूव कर लीजिए, देख लीजिए, और अपना रजिस्ट्रेशन भी सर जरूर गए कर हैं एक लीजिए। बार। आप आए हैं?